हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ऑल। मैं हूं साना सोनी और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में। इस बार का जो बजट है वो 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। ठीक है, और ये किसने पेश किया है, किसने प्रेजेंट किया है इसको? निर्मला सीतारमण, जो कि अपने फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने इसको पेश किया है। और इस बार का जो बजट है उसमें क्या डिफरेंस है पिछले वाले बजट से इस बार वाले बजट में क्या डिफरेंस है? देखो, जो 2023 में जो बजट पेश किया गया था ना, वो किया गया था यूनियन बजट। और इस बार वाला जो हमारा बजट है ये 2023 में पेश किया गया था, यूनियन बजट था ये। और 2024 में जो अभी 1 फरवरी को पेश किया गया है वो है इंटरिम बजट। ठीक है, वो है इंटरिम बजट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इंटरिम बजट क्या है और यूनियन बजट क्या है। इस सेशन में सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी बेफालतू हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए, बजट सबसे पहले आपको समझना होगा कि बजट होता क्या है। बजट ये होता है कि जितना भी सरकार खर्चा कर रही है, जितना भी हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जितना भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कहीं पे एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, रेवेन्यू लगा रहे हैं, ठीक है, और कितनी स्कीम्स आ रही हैं, कैसे उनमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो उन सब का जो ब्लूप्रिंट होता है ना, वो क्या होता है? बजट होता है। इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि हम कैसे क्या कुछ करने वाले हैं, वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है ये। जो बजट होता है ना, बजट के कहीं कोई जिक्र नहीं है, संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, बजट नाम ही नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, संविधान में क्या चीज लिखी हुई है? आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 112 एएफएस के बारे में बताता है। एएफएस क्या होगा? एएफएस यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है कि हर साल क्या होगा, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे। उसमें ये नहीं बताया गया कि हम बजट निकालेंगे। ठीक है, ये बजट को हमने नाम दे रखा है। बजट क्या होता है? एक लेदर का बैग होता है। ठीक है, यानी कि जो बजट आया कहाँ से है? बजट का जो ओरिजिन है, जो बजट वर्ड है, इसका ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड से क्या नाम है? फ्रेंच बकेट। बकेट, इस वर्ड से हमने क्या निकाला है? बजट शब्द को निकाला है। ठीक है, तो बजट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं, बजट का हमारे संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग एएफएस लिखा हुआ है, यानी कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे हर साल। ठीक है, और कब पेश किया जाता है बजट को? 1 फरवरी को पेश किया जाता है, यानी कि वर्किंग डेज ऑफ स्टार्टिंग वीक्स ऑफ फरवरी। फरवरी के स्टार्टिंग वर्किंग डेज में इसको पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले है ना, जब ब्रिटिश के टाइम से हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, हम लास्ट वर्किंग डेज होते थे फरवरी के, उसमें इसको पेश किया करते थे। ठीक है, जो बजट है ना, बजट 2000 से पहले यानी कि 2000 तक बजट को पेश किया जाता था एट द इवनिंग टाइम, यानी कि शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन आफ्टर 2001 के अंदर हमने बजट को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया 11 AM, यानी कि सुबह 11 बजे हमने बजट को पेश करना शुरू कर दिया। तो 11 बजे पेश करना शुरू किसने किया? उस टाइम कौन थे फाइनेंशियल मिनिस्टर? उस टाइम थे यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ने 11 बजे 2001 से 11 बजे यानी मॉर्निंग सेशन में बजट को पेश करना शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक, यानी कि जो हमारा 1 फरवरी 2024 को जो इंटरिम बजट पेश किया गया है, वो कब किया गया? 11 बजे पेश किया गया। किसके द्वारा? फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इस बार की जो बजट की स्पीच थी ना, वो सिर्फ कितनी थी? 58 मिनट्स की।
इस बार जो पूरा बजट का ब्यौरा हम बताते हैं, इस दिन क्या होता है 1 फरवरी को हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर आते हैं, वो स्पीच देते हैं पूरे बजट के बारे में कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो वो टोटल 58 मिनट में ही खत्म हो गई थी इस बार, क्योंकि इस बार छोटा बजट था। छोटा बजट क्यों था, इंटरिम बजट क्या है वो भी समझाएंगे। पहले देखिए छोटा बजट क्यों था, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम पूरा बजट पेश नहीं कर सकते। यानी अब हमें पता नहीं है आगे सरकार कौन सी आने वाली है, क्या पता यही आ जाए या क्या पता और सरकार आ जाए सत्ता में, तो हमें नहीं पता। इसीलिए इस बार के बजट में हम क्या नहीं करेंगे, कोई नई योजनाओं को बताएंगे नहीं कि हम ये कुछ करने वाले हैं, नई योजनाओं का इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इस बार की जो स्पीच थी वो ओनली 58 मिनट की रही है। सबसे लंबी स्पीच जो निर्मला सीतारमण ने दी थी वो 2020 में दी थी। 2020 में जो इनका भाषण था ना वो 2 घंटे 42 मिनट चला था, 160 मिनट के आसपास, ठीक है। 2 घंटे 42 मिनट तक इनका भाषण चला था। तो 2020 में उस टाइम भी कौन थे, निर्मला सीतारमण ही थे हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर। तो ये इनका जो निर्मला सीतारमण है, इनका कौन सा बजट है, कौन सा बजट ये पेश कर रही है, ये 6ठे नंबर का बजट पेश कर रही है। कौन से नंबर का, 6th नंबर का। तो ये सारी चीजें आप साथ साथ लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यूनियन बजट और इंटरिम बजट में डिफरेंस क्या है। इंटरिम बजट अभी 2024 में पेश किया हुआ है। इससे पहले इंटरिम बजट कब पेश किया गया था, इससे पहले पेश किया गया इंटरिम बजट 2019 में। 2019 में इंटरिम बजट पेश किया गया था। उसके बाद यूनियन बजट आया 2023 तक। अभी 2024 में कौन सा आया है, इंटरिम बजट आया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनका डिफरेंस। यूनियन बजट क्या होंगे, ये फुल बजट होता है, फुल बजट होता है, ठीक है, और पूरे इंटायर ईयर इसको लागू करना होता है। ये जो यूनियन बजट है ये पूरे साल के लिए लागू हो जाता है, ठीक है। ये लागू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अभी 31 मार्च तक हमारे पास ये जो बजट है ये लागू रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, परमानेंट बजट होता है। कौन सा बजट होता है, परमानेंट। परमानेंट यानी कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। एक बार पेश कर दिया 1 अप्रैल को, अगर ये लागू हो गया, लागू होने के बाद इसमें हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ये परमानेंट बजट है और इसमें नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन का रूल नहीं होता है इसमें, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंटरिम समझते हैं। इंटरिम में देखो ये फ्यू मंथ्स के लिए बजट लेके आते हैं। किसके लिए, फ्यू मंथ्स के लिए। फ्यू मंथ्स यानी जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे अभी 2024 में, जब इलेक्शन ईयर होता है ना, इलेक्शन ईयर में इंटरिम बजट ही पेश किया जाता है। 2024 इलेक्शन ईयर है, अभी जो बजट आया है ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रहेगा। जैसे ही नई सरकार सत्ता में आती है उसके बाद फुल बजट दोबारा से पेश किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट का मतलब ये हो गया कि अगर जो नई सरकार आ रही है या फिर क्या पता यही सरकार आ जाए, क्या पता नई सरकार आ जाए, अगर वो बजट में कुछ चेंज करना चाहती है तो वो इजीली कर सकती है चेंजेस, ठीक है, और नया बजट पेश कर सकती है। लेकिन अगर यूनियन बजट में क्या होगा, परमानेंट। इसमें अगर जो एक बार 1 अप्रैल को लागू हो गया उसके बाद इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, नॉन परमानेंट है, इसमें क्या होगा, चेंजेस हम कर सकते हैं। कोई जैसे अभी सरकार किसकी चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, मान लो आगे आगे कुछ महीनों बाद जब इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद कोई और सरकार सत्ता में आ जाए तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग स्कीम्स लेके आएगी। अगर हम यूनियन बजट इस बार कर देते तो उन स्कीम में तो कोई चेंज नहीं हो पाता, फिर वो अपने तरीके से सरकार नहीं चला पाती। तो इसीलिए क्या लेके आए हम, इंटरिम बजट, यानी कि नॉन परमानेंट नेचर होगा, इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, बिफोर इलेक्शन, ये इलेक्शन ईयर या इलेक्शन से पहले क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। आया समझ में इंटरिम बजट क्या होता है। इसीलिए इस बार क्या पेश किया गया है, इंटरिम बजट।
और इंटरिम बजट आज से पहले कब पेश किया गया था? 2019 में भी, उस टाइम भी इलेक्शन ईयर था और 2019 में भी हमने क्या किया था? इंटरिम बजट को पेश किया था। और जो ये कंप्लीट जो जब हम इंटरिम बजट को यूनियन बजट में कन्वर्ट करेंगे वो कब होगा? जब इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन होने के बाद जैसे ही सरकार जून जुलाई अगस्त में सत्ता में आएगी तभी वो बिल ये बजट क्या कर दिया जाएगा? पेश कर दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे सबसे पहला बजट किसने पेश किया। देखो, सबसे जो पहला बजट है ना 1860 में पेश किया गया था। सबसे पहला बजट ब्रिटिश टाइम पे 1860 में पेश किया गया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट को पेश किया गया था। और मॉर्निंग सेशन में किया गया था, इवनिंग सेशन में? इवनिंग सेशन में किया गया था, क्योंकि हम 2000 तक इवनिंग सेशन जो ब्रिटिश वाला जो जैसे रीति होती है ना, कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको हम चला रहे थे। तो 1860 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। रिपब्लिक बजट कब पेश किया गया था? किसने पेश किया था? जो रिपब्लिक बजट है 1950 में पेश किया गया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने। किसने किया था? जॉन मथाई। ये सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन मथाई ने 1950 में जो बजट प्रेजेंट किया था वो किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था। उसके बाद आता है 1947, यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, उस टाइम किसने किया था? उस टाइम किसने किया था जरा बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से, उस टाइम किसने किया था? 1947 में सबसे पहले बजट किसने डाला था? किसने पेश किया था? 1947 में पेश किया था R.K. षणमुखम चेट्टी। ये नाम याद रखना, R.K. षणमुखम चेट्टी ने 1947 में बजट को पेश किया था। और अभी 2024 में किसने किया है? निर्मला सीतारमण, जो क्या है? हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण। और सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? सबसे ज्यादा बार किया है मोरारजी देसाई ने। इन्होंने टोटल 10 टाइम्स बजट पेश किया है, जिसमें से 8 यूनियन बजट है प्लस 2 इंटरिम बजट है। कितने हैं? 8 यूनियन प्लस 2 इंटरिम बजट सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है, जिसमें से 8 यूनियन बजट है, यानी कि 8 यूनियन करे हैं, और 2 इंटरिम बजट जो कि इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन ईयर वाले दिन करे जाते हैं। और इस बार का निर्मला सीतारमण ने किया है। निर्मला सीतारमण का ये कौन सा बजट है? ये इनका 6th बजट है। कौन सा है? 6th। कौन सा बजट है इनका? 6th नंबर का बजट है। और सबसे पहली महिला कौन है जिसने बजट पेश किया था? निर्मला सीतारमण नहीं है, वो है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऐसी पहली महिला है जो कि पीएम होने के साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल मिनिस्टर का भी काम संभाला था, और पहली महिला के रूप में हमारे बजट को प्रेजेंट किया था। लेकिन पूरे काल, यानी कि एक पूरे 5 साल तक लगातार किसने पेश किया है? वो कौन सी पहली महिला है? वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये थे कि कैसे कुछ पेश हुआ है। हमने आपको बता दिया इंटरिम बजट के बारे में सारी चीजें। अभी देखते हैं हम फैक्ट्स के बारे में, जो अभी 1 फरवरी 2024 मतलब यानी कि 1 February 2024 को जो इंटरिम बजट आया है उसमें क्या क्या फैक्ट्स डाले गए हैं। उसमें देखिए जो टोटल कितना कुछ अनुमान लगाया है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना,
टोटल मतलब हम कुल कितना खर्च करेंगे वो बताया गया है। वो बताया है 2023 में तो अनुमान लगाया गया है कि 44,90,486 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। बट 2024 के अंदर जो अभी 1 फरवरी को पेश किया है उसमें बताया गया है कि 47,65,768 करोड़ रुपए हम टोटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, मतलब इतना हम खर्च करने वाले हैं। और उसमें भी जो कैपिटल, अब टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो भी दो तरह का होता है, एक तो होता है रिवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि वो खर्च जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने पे खर्च करते हो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान है कि वो अभी कितना रहेगा, 11,11,111 करोड़, यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया हुआ है कि इतना हम कैपिटल पर खर्च करेंगे। ठीक है, इस साल इतना खर्च करने का अनुमान है जो कि 3.4% है इसका, हमारी जीडीपी का। तो इस बार जो जीडीपी है ना उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है इस बार के बजट में। इस पहले क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी आगे जैसे हम देखेंगे ना स्पीच के बारे में बात करेंगे तब हम बताएंगे कि जीडीपी का क्या नया नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये पता चल गया टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। 2023-24 में कितना अनुमान है कि 44,90,486 होगा, और 24-25 का जो अनुमान है वो कितना है 47,65,768 करोड़ रुपीस होगा, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 11,11,111 करोड़ रुपीस। ठीक है, और इस बार की जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो हम उधार लेते हैं। ठीक है, जो हम उधार लेते हैं उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है कौन सा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जैसे हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जब माइनस कर देंगे तो वो प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, वो इस बार 5.1 मतलब 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। और इस बार की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो बताई गई है कि 7.3% के आसपास रहने का अनुमान है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये डेटा है, ये आप राइट कर लीजिए। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस बार का जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना बताया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत आने के चांसेस हैं, जितनी भी अभी परीक्षाएं आने वाली है उसमें पूछा जा सकता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कितना निकाला है 2024-25 के लिए। ठीक है, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट की हमने बात कर ली, जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है 7.3% रहने का अनुमान है। उसके बाद ये देखो कि हमने जो बजट निकाला उसमें हमने किसको कितना पैसा दिया है। वैसे तो हमने हर एक सेक्टर को पैसा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं शुरू के 3 सेक्टर को याद रखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया है, हमने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है डिफेंस को, डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय को। रक्षा के ऊपर हम कितना करोड़ रुपए देने वाले हैं, कितना करोड़ रुपए देने का कहा है, 6.2 लाख करोड़, यानी कि 6.2 लाख करोड़ रुपए हम किसको देने की, किसको आवंटन करने के लिए बोला है, डिफेंस सेक्टर को, रक्षा मंत्रालय को, रक्षा का जो सेक्टर है उसको हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, डिफेंस। देन सेकंड नंबर पे कौन है, रोड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में। थर्ड है रेलवे, तीसरे में भाई साहब हमने किसको रखा है, रेलवे को रखा है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है हमने, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है, डिफेंस को, 6.2, डिफेंस सेक्टर में 6.2 लाख करोड़ रुपीस। उसके बाद देखेंगे रोड को 2.78 लाख करोड़, यानी कि 2.78 लाख करोड़। रेलवेज को हमने तीसरे नंबर पे रखा है जिसमें हमने इनको 2.5
55 लाख करोड़ यानी कि 2.55 लाख करोड़ रुपीस देने का बोला है। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखने हैं कि हमने किस किस को पैसा दिया है, सबसे ज्यादा किसको दिया है, फर्स्ट कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा दिया है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, डिफेंस यानी कि रक्षा, सेकंड नंबर पे रोड यानी कि सड़कें वगैरह, थर्ड नंबर पे किसको डाला है, रेलवे को। ठीक है, तो ये तीन सेक्टर। अब बात करते हैं स्कीम में कि स्कीम में हमने सबसे ज्यादा पैसे का आवंटन किसको किया है स्कीम्स के अंदर। स्कीम वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उन्हीं तीन स्कीम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फालतू हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। जैसे देखो, स्कीम में हमने रखा है मनरेगा। जो मनरेगा है, मनरेगा कौन सी है, ये इसका जो पहले नाम था ना 2009 से पहले, 2 अक्टूबर 2009 से पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था। ठीक है, अभी इसका नाम मनरेगा कर दिया गया है। जैसे कि आप गांव में देखते होंगे जो औरतें वगैरह हैं वो क्या जाती है, काम करने जाती हैं। ठीक है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में जुल्ला भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जुल्ला बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मनरेगा। वहां पे वो काम करती हैं और उनके काम के बेसिस पे उन्हें क्या मिलते हैं, डेली वेजेस मिलते हैं। ठीक है, 100 दिन का ये ऐसा कुछ होता है। इसमें क्या होगा, पहले 2023-24 में हमने कितने करोड़ रुपए दिए थे, हमने इनको 60,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन अब वो बढ़ा के हमने कितने कर दिए, 86,000 करोड़ रुपीस। तो देख लो अब मनरेगा की जो स्कीम है उसमें कितना इन्वेस्ट होगा, उसमें कितना होगा, 86,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम किस लिए लेके आई गई थी, इसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर वर्ग के लोग हैं, जो लोअर मतलब शेड्यूल वगैरह या फिर और लगा लो जिनके पास इतनी मिडिल क्लास फैमिली लगा लो, आप लोअर वर्ग्स लगा लो, उसमें क्या होगा कि जो लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में उनके पास इतना खर्चा नहीं होता देने का, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने क्या किया, आयुष्मान भारत स्कीम लेके आई गई, जिसमें कितना पैसा देने की बात हुई है, जिसमें पहले 7200 करोड़, पहले कितना था 23-24 में 7200 करोड़ रुपीस देने की बात की गई थी। अब कितना है, 7500 करोड़ रुपीस इसके अंदर दिया जाएगा। तो आप देख लो कितने करोड़ रुपए ज्यादा हमने इस बार दिए हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन सी स्कीम को रखा है हमने, आयुष्मान भारत स्कीम को रखा है। थर्ड नंबर पे जो स्कीम आती है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसको पिछली बार दिया गया था 297 करोड़, लेकिन अब कितना है 600 करोड़, कितना 600 करोड़ रुपीस आवंटन, मतलब इतना इनको पैसा देने की मांग की गई है। तो स्कीम में सबसे पहले नंबर पे कौन आती है, मनरेगा। मनरेगा जो कि एक एक्ट के थ्रू हम लेके आए थे। ठीक है, ये हम लेके आए थे 2005 के अंदर एक्ट के थ्रू आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने उस टाइम इसका नाम हमने क्या रखा था, नरेगा रखा था, और 2 अक्टूबर 2009 में हमने इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा रख दिया, जिसमें 86,000 करोड़ का दिया गया है। सेकंड नंबर पे आयुष्मान भारत एंड थर्ड नंबर पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये स्कीम रखी हुई है। अगर सेक्टर में पूछे तो फर्स्ट नंबर पे सेक्टर कौन है, डिफेंस, सेकंड नंबर पे रोड, थर्ड नंबर पे रेलवे। तो ये थे कि हमने किसको कितना पैसा दिया है। ठीक है, अब ये देखो कि हम बजट बना रहे हैं, जैसे हम अगर कोई चीज कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं, ताकि हम अपने खर्चे वगैरह अच्छे से मैनेज कर पाए, या फिर कुछ अपने थोड़े से शौक वगैरह वो भी अच्छे से मैनेज कर लें, इसीलिए करते हैं। तो जब हम कमाते हैं तो हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, जिसके लिए हम काम करते हैं वहां से पैसा आता है, और हम किसी को देते हैं पैसा। ठीक है, वैसे ही बजट में होता है। बजट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बजट के लिए जो सरकार हमें पैसे दे रही होती है वो पैसे आते कहाँ से हैं। ठीक है, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं, जैसे हम काम करते हैं तो हमें हमारे ओनर से पैसे मिलते हैं, तो वैसे ही कोई और काम कर रहा होता है, ठीक है, जैसे सरकार है, तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं, और सरकार किस किस को पैसा देती है, यानी कि सरकार का पैसा जाता कहाँ है, वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए ये है हमारा एक ग्राफ, इस ग्राफ में सिर्फ वो, बाकी आप ग्राफ यहाँ देख लीजिए, इसमें हम देखते हैं कि जो पैसा आता कहां से है सरकार के पास। सरकार के पास देखो बोरोइंग एंड अदर्स 28% जो पैसा है ना, 28%, यानी टोटल 100% में से जो 28% जो पैसा है वो सरकार के पास कहां से आता है, बोरोइंग एंड अदर्स। या तो वो उधार लेती है,
वहां से आता है, या फिर कुछ और कारणों की वजह से आता है, ठीक है। तो बोरोविंग से कितना परसेंट पैसा आता है, 28% पैसा आता है। दूसरा कस्टम, 4% कस्टम से पैसा आता है। नेक्स्ट इनकम टैक्स, ये देखो आप, जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, हमारी जो हम इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर जो हमारी पर्सनल इनकम होती है, उस पे जो हम टैक्स भरते हैं, वो पैसा 19%, 19% किसके पास जाता है, सरकार के पास। इनकम टैक्स का, पर्सनल इनकम टैक्स का जो पैसा है 19% सरकार के पास जाता है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार कहां से लेती है, बोरोविंग से लेती है, उधार से लेती है। दूसरे नंबर पे कहां से लेती है, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स से सरकार पैसा लेती है हमसे, ठीक है, हमसे ही लेती है और हम पे दे देती है, यही काम है। उसके बाद थर्ड बात करें तो थर्ड है 18%। ये 18% तीसरे नंबर पे है। 18% पैसा हमारे पास कहां से आता है, जीएसटी से, जो एक पूरा टैक्स लगाया हुआ है ना, गुड एंड सर्विस टैक्स, वहां से 18% पैसा सरकार के पास जाता है। एंड उसके बाद बात करें फोर्थ नंबर पे, तो कोऑपरेटिव टैक्स से 17% पैसा आता है, नॉन टैक्स डेट से 7% पैसा आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% और 1% आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से। तो आपको सिर्फ तीन ही चीजें याद रखनी है, शुरू की तीन, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो 1 पूछेगा या 2 पूछेगा, थर्ड नंबर का पूछेगा। तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास कहां से आता है, उधार से आता है। दूसरे नंबर पे कहां से आता है, इनकम टैक्स, जो हम इनकम पे, जो हमारे इनकम पे जो हम टैक्स भरते हैं ना, वो 19% कहां से आता है, सरकार के पास जाता है। और तीसरे नंबर पे है जीएसटी, जो जीएसटी लगती है, हम क्या करते हैं, मार्क कर लिया, इसकी भी जीएसटी कट जाती है, चीज लेके आते हैं उसमें भी जीएसटी कट जाती है, इवन समोसे तक में भी जीएसटी कटती है। तो वो सारा पैसा किसके पास जाता है, उसका 18% किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे बोरोविंग, दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स एंड तीसरे नंबर पे जाता है जीएसटी से पैसा सरकार के पास। तो ये तो है सरकार के पास पैसा आता कहां से है। सरकार ने पैसा ले लिया, अब सरकार उस पैसे को कहां कहां देगी, ठीक है, वो पैसा किधर किधर जाता है, वो अब हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है गोज टू, सब पहले नंबर पे क्या रखते हैं, इसमें 8% जो पैसा है ना, वो सरकार डिफेंस को देती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय को, रक्षा का जो सेक्टर है उसमें 8% पैसा सरकार का जाता है। उसके बाद सब्सिडीज, जब हम कोई भी चीज लेते हैं, जैसे सिलेंडर वगैरह आता है, उस पर हमें सब्सिडी मिल जाती है। और अभी जो लोन वगैरह लेते हैं उसमें भी कई बार सब्सिडी, जैसे फसल बीमा योजना चल रही थी, उस पर भी सब्सिडी मिल जाती है। तो सब्सिडी पे टोटल कितना परसेंट पैसा जाता है, 6% पैसा सब्सिडी पे जाता है। उसके बाद बात करेंगे पेंशन, पेंशन पे जो हम बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, वो कितने पे जाता है, 4% पैसा उसका पेंशन पे जाता है। नेक्स्ट अदर, जो अदर दूसरे खर्चे हैं उस पे 9% पैसा जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है डिफेंस वगैरह को छोड़ के और सब्सिडी को छोड़ के, उस पे जाता है 16% पैसा, 16% उस पे जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंटर, जो हमारा सेंटर केंद्र है, वो जो स्कीम को स्पॉन्सर्ड करता है, उस पे कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, 8% का इन्वेस्टमेंट जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट, जितनी भी सरकार इंटरेस्ट देती है, ब्याज भरती है, जो भी उधार लिया हुआ है उस पे, लोन पे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ता है, वो कितना परसेंट जाता है, 20% जाता है सरकार का। दूसरा फाइनेंशियल कमीशन पे 8% जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, 20%, यानी कि जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो 20% है, वो जाता है सरकार का। दूसरे नंबर पे आता है 16%, 16% यानी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, जो सेंटर स्पॉन्सर करता है जिस स्कीम को, उस पे कितना जाता है, 16%। थर्ड नंबर पे आता है 9%, जो कि अदर एक्सपेंडिचर, और डिफेंस पे और फाइनेंशियल कमीशन पे 8% जाता है, और पेंशन पे सिर्फ 4% ही पैसा सरकार देती है। तो ये थे फैक्ट्स, ठीक है, कि कितना बजट एक्सपेंडिचर निकाला गया है, एफडीए क्या कुछ रहने वाली है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास गया, डिफेंस, रोड, रेलवे, और स्कीम में मनरेगा, आयुष्मान भारत और नेशनल। उसके बाद बात करेंगे कहां से पैसा आता है और पैसा किधर जाता है सरकार। बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, बजट के अंदर जो स्पीच हुई थी, बजट की स्पीच, उसमें हमने टारगेट रखा है, क्या टारगेट ये रखा है कि हम 2030 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रख रहे हैं, ठीक है, कि 2030 तक हम इंडिया को 7 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा देंगे, ये टारगेट रखा है। तो आप मुझे ये बताइए कि आज तक की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है कौन सी, यूएसए है या चाइना है, ये आप मुझे बताइए। उसके बाद जितना हमने वो स्पीच पढ़ी, उस स्पीच में
सबसे मेन फोकस ये कहा गया है कि हम 4 कास्ट पे फोकस करेंगे। 4 कास्ट ये नहीं जो वर्णा वाली कास्ट होती है उन पे नहीं, 4 कास्ट इसमें कंपेयर किया गया है। पुअर यानी कि गरीब, इन 4 कास्ट में कौन कौन आएंगे? पुअर, हमें इन पे फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि पुअर जिसको गरीब, एंड वुमेन यानी कि महिलाएं, महिलाओं को शामिल किया है। यूथ जिसे किस नाम से बोला गया है? अमृत पीढ़ी, अमृत पीढ़ी नाम से इसको नवाजा गया है। अमृत पीढ़ी यानी कि युवा, उनके लिए इन पे हमें फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट फार्मर, फार्मर्स यानी कि किसान जिसको अन्नदाता नाम से नवाजा गया है बजट के अंदर। ठीक है, हम इन 4 कास्ट के ऊपर या फिर इन 4 सेक्शंस के ऊपर काम करेंगे, ये बजट के अंदर बोला गया है। और बोला गया है कि हम इनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, इनका सशक्तिकरण करेंगे ताकि ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत काम आए। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है काम तो आएंगे ही। उसके बाद जो बजट के अंदर 2 नई चीज आई है अभी बजट में, एक जीडीपी आया है, एक एफडीआई। मेनली जीडीपी कितनी है, हमने पहले फैक्ट्स में बात करी कि 7.3% के आसपास जीडीपी रहने का अनुमान है, ये अनुमान लगाया था। अब जीडीपी की वैसे फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। लेकिन इस वाले बजट के अंदर जीडीपी की फुल फॉर्म ही चेंज कर दी है। जीडीपी को रखा है गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस इसका फुल फॉर्म दिया है। गवर्नेंस यानी हम हमारी सोसाइटी के साथ मिलके हमारे कैसे वर्क करते हैं, कैसे फैसले लेने, वो। डेवलपमेंट पता ही है, विकास, और परफॉर्मेंस कैसे हम काम करने वाले हैं। दूसरा है एफडीआई। एफडीआई का मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया? इसका कर दिया फर्स्ट डेवलप इंडिया, कि हमें पहले क्या करना है? इंडिया को डेवलप करना है। ठीक है, ये 2 टर्म्स नई डाली हैं। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि क्या कुछ हमने हासिल कर लिया और क्या कुछ करने वाले हैं। जैसे एविएशन सेक्टर, सबसे पहले हम एविएशन सेक्टर पे बात करते हैं, जो कि हमारा उड्डयन वाला जो सेक्टर होता है, उसमें हमने बताया कि हम क्या करने वाले हैं कि जो एयरपोर्ट है ना उसकी संख्या डबल, 149 से अभी इनकी संख्या कितनी हो गई है? डबल हो गई है। दूसरा, हमने 4 कास्ट लिए थे जिसमें हमने पुअर को लिया, वुमेन्स को लिया, यूथ को लिया और फार्मर को लिया। ठीक है, तो पुअर के लिए हमने पिछले लास्ट के 10 सालों में क्या क्या किया है और हम क्या कुछ करने वाले हैं, कितना हमने सुधार किया है, ये इस बजट की स्पीच में बताया गया है। चलिए देखते हैं पुअर के लिए क्या कुछ किया गया है। पुअर के लिए अगर हम बात करें, इसमें बोला कि पुअर में हम इनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, इनके एस्पायरेशन के लिए काम करेंगे। तो पुअर के लिए क्या हुआ है, तो इन्होंने बताया है कि गरीब कल्याण देश का कल्याण जो योजना चली है ना, जो योजना चली थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, काफी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। जैसे कि प्रॉब्लम्स आ रही थी फूड की जो प्रॉब्लम्स थी कि कईयों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था, 1 टाइम का 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। तो इस योजना के तहत उसको किया गया। इस योजना के तहत 80 करोड़ पीपल्स के घर, 80 करोड़ लोगों के घर क्या पहुंचा है? अन्न पहुंचा है। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, जो 25 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़ जो पीपल्स हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुत तरह की जो गरीबी होती है उससे बाहर आने का अनुमान बताया गया है। उसके बाद जन धन खाता, जो जन धन स्कीम चलाई गई थी जिसके अंदर हर एक फैमिली मेंबर का अकाउंट खुलवाया गया था, जो 2014-15 के आसपास आई थी, उसमें है ना 2.7 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सेव किए हैं। टोटल 34 लाख में से हमने 2.7 लाख करोड़ क्या किया है?
सेव किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि हर किसी का हमने खाता ओपन करवा दिया और जितने भी स्कीम बेनिफिट्स थे वो हमने डायरेक्ट उनके खाते में डाल दिए, जिससे कि जो बीच वाले बिचौली होते हैं वो पैसे नहीं खा पाए। उससे हमने क्या किया, 2.7 लाख करोड़ सेव किए। और जो ये 2.7 लाख करोड़ है ये बताया है कि हम इनको कहाँ लगाएंगे, गरीब कल्याण के अंदर ही हम इनको इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि योजना। जो पीएम स्वनिधि योजना है ये 2020 में, जून 2020 में आई थी, जिसमें है ना क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब पीएम स्वनिधि योजना 2020 में डाली गई थी, ये उन लोगों के लिए था जो लोग मेनली रेडिया वगैरह लगाते हैं, छोटे मोटे व्यापार करते हैं, छोटे मोटे अपने धंधे करते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना लाई गई थी। और उनको है ना 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट असिस्टेंस यानी कि लोन वगैरह सब कुछ दिया गया है आसान किश्तों पर। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम अभी 2023 में सितंबर में आई है। जो जितने भी क्राफ्टियन, जितने भी आर्टिशियंस है, जो 18 ट्रेड के अंदर, टोटल 18 ट्रेड्स है स्कीम के अंदर। कितने ट्रेड्स है? 18 ट्रेड्स है। जो भी इन 18 ट्रेड्स के अंदर आर्टिशियंस है या क्राफ्टमैन है, उनको इसके अंदर कवर किया गया है और आगे भी हम कवर करेंगे, ये बात बोली गई है। उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है, उनको क्या करेंगे, बीमा जीवन, उनको जैसे हेल्थ सुरक्षा का जो बीमा है वो दिया जाता है, या फिर उनको इजीली उनके अफोर्डेबल प्राइस में उनका इलाज करवाया जाता है। तो वो सारी चीजों का अनुमान इसमें बताया गया है। अगला पीएम आवास योजना। जो पीएम आवास योजना है ना, इसके अंदर जितने भी जो मतलब स्लम्स में रह रहे हैं, जो और एरियाज में रह रहे हैं, उनको घर प्रोवाइड किया गया है। पहले इसका टारगेट कितना था? 3 करोड़ रखा गया था, ठीक है। अब वो बीच में कोविड की वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो अभी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए हमने 2 करोड़ घरों का और इसमें टेंडर रख दिया है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि हमने पुअर के लिए क्या क्या कुछ करेंगे और क्या क्या कुछ हमने किया है लास्ट 10 ईयर्स में, ये इसमें स्पीच के दौरान बताया गया। उसके बाद बात करते हैं वीमेंस के लिए क्या कुछ किया है। वीमेंस की बात आए तो वीमेन में अगर हम देखें, वीमेन यानी महिलाओं के लिए कि जो इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2000 ये ले लो आप, कि हमने 2024-25 का है ना, 2024-25 का जो बजट है, इस बजट में ये बताया गया है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, वो हम क्या करेंगे, पहले के मुकाबले 23-24 के मुकाबले इस बार इंक्रीज करने का अनुमान बताया गया है। दूसरा 28% जो फीमेल्स हैं वो इनरोल्ड हुई हैं हायर एजुकेशन के अंदर लास्ट 10 इयर्स के अंदर। हायर एजुकेशन मींस 11th 12th इन क्लासेस में वो इनरोल्ड हुई है, कॉलेज लेवल पे भी। और 43% जो फीमेल है वो स्टीम कोर्सेज में इन्फोर्स हुई हैं, स्टीम कोर्सेज के अंदर इनरोल हुई है। स्टीम कोर्सेज का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल मैनेजमेंट, इन सब के अंदर क्या हुआ है, स्टेम कोर्सेज के अंदर ये मेडिकल नहीं, सॉरी मैथमेटिक्स है, ये मैथ्स, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर 43% फीमेल्स इनरोल्ड हुई हैं, ठीक है। ये डेटा बताया गया है। 70% जो महिलाएं हैं वो, उनका जो घर है वो उनके नाम पे चल रहा है, यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमने 70% महिलाओं को आवास योजना के तहत उनको उस घर का ओनर बनाया है, ठीक है। महिलाओं के नाम पे घर बनवाए हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करने की कोशिश की है। ट्रिपल तलाक को हमने बैन करवाया है, पीछे की बता रही है। प्लस में 1/3 यानी कि 1/3 जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 क्या है, सीट अलॉटमेंट की है हमने लोकसभा के अंदर ओनली फीमेल्स के लिए। ये बिल भी पास हुआ है। 30 करोड़ लोन अंडर मुद्रा योजना लोन्स, मुद्रा योजना स्कीम के तहत 30 करोड़ लोन्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को दिए गए हैं।
ये सारे अनुमान बताए गए हैं, अभी हमने इतना करा और इतना हम कुछ करने वाले हैं। तो ये थे फेमेल्स के लिए, ये थे पुअर्स के लिए। अब बचा यूथ के लिए हमने क्या किया, फार्मर के लिए हम क्या किया, क्या करने वाले हैं। उसके बाद इसमें ये बोला है कि हम क्या करेंगे 2047, यानी कि जब हम हमारा 100वां वर्षगांठ बना रहे होंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, विकसित भारत, ये हमने एक सपना बोलते हैं, सपना देखा है कि 2047 तक हम हमारे भारत को विकसित कर देंगे। इसमें हम एम्पावरमेंट का काम करेंगे, पुअर जितने भी पुअर लोग हैं उनको एम्पावरमेंट करने का काम करेंगे, वुमेन को एम्पावरमेंट करने का काम करेंगे, ताकि वो हमारे विकसित भारत के अंदर हेल्प करें इसको डेवलप करने में, इस ड्रीम को पूरा करने में। इसमें क्या है, मंत्र क्या रखा गया था, मतलब इसमें ये भी कंपेयर किया है कि हमने पिछले कुछ सालों में भी सबके साथ के साथ हमेशा कुछ किया है। मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मंत्र के थ्रू हम क्या करेंगे 2047 तक विकसित भारत को डेवलप करेंगे। प्लस अचीव करना है, ये एक अचीव करना है हमें ट्रिनिटी, यानी कि डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को हम अचीव करेंगे विद सबके प्रयास के साथ। कौन सा मंत्र, कौन से मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। अब हम आगे चलते हैं युद्ध के बारे में कि युद्ध के लिए क्या कुछ किया। युवा पीढ़ी को हमने बजट के अंदर निवाजा है अमृत पीढ़ी के नाम से, यानी कि हम इसमें बोला गया है कि जो पीएम श्री, जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के जो स्कूल्स हमने अपग्रेड किए थे, जो अभी स्कीम लेके आए हैं, उसमें ये बोला गया है कि हम जो उनका बजट एलोकेशन है ना उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि जितने भी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर मिल सके बच्चों को, और स्कूल का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए उसमें। ठीक है, क्वालिटी पे हम थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये इसमें क्या किया गया था, हमने 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया, पुराने नए स्कूल को नया बनाया है इस योजना के तहत। और स्किल इंडिया मिशन, इंडिया मिशन ये एक स्कीम है जिसके अंदर 1.4 करोड़ 1.4 करोड़ अनस्किल्ड पर्संस को, अनस्किल्ड यूथ को क्या किया गया है, ट्रेन किया गया है और उनको जॉब के थ्रू एक एलिजिबल बनाया गया है। ठीक है, अब बात आती है इस्टेब्लिश, और हमने क्या करे हैं 3000 ITI सेंटर बनाने का अनुमान बताया गया है। 7 IITs, 16 IITs, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 नई यूनिवर्सिटीज का अनुमान बताया है कि हम ये सब कुछ करने वाले हैं, और लास्ट 10 ईयर्स में भी हमने काफी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। उसके बाद बात करते हैं फार्मर्स यानी कि किसान। इनको बजट के अंदर नाम दिया है अन्नदाता। इनको किससे डिनोट किया है, अन्नदाता। अन्नदाता से इनको डिनोट किया गया है, अन्नदाता। ठीक है, हमारे बजट के अंदर इसको इस अन्नदाता से डिनोट किया है। तो इसमें भी कुछ स्कीम्स के जरिए हम इनको एम्पावर्ड करेंगे, जैसे कि पीएम किसान, जो पीएम किसान स्कीम आई थी, जो आई थी 2019 के अंदर, उसमें हमने क्या किया है 11.8 करोड़ फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या किया है 4 करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस देने का अनुमान बताया गया है। जो कि योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी, 2016 में आई थी। उसके बाद पीएम किसान संपदा योजना, इस योजना के तहत 38 लाख फार्मर्स को ये बताया गया है कि इनसे लाभ मिला है, और 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अनुमान बताया है कि हम जनरेट करेंगे फ्यूचर के अंदर 10 लाख एम्प्लॉयमेंट और इस योजना के तहत। उसके बाद आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, इसमें हम क्या करेंगे फोकस करेंगे HYV सीड्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे फोकस करके इनको एम्पावर, जो अन्नदाता है इनको सशक्तिकरण करने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद बारी आती है डेयरी डेवलपमेंट। डेयरी डेवलपमेंट में क्या कुछ किया गया है, डेयरी डेवलपमेंट में 2 स्कीम्स के जरिए, एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो कि 2014 में आई थी, दूसरी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जितनी भी नस्ल है, गौओं की नस्ल है, उनकी संरक्षण के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए बात कही गई है। एंड नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के जरिए हम क्या करेंगे, आगे और प्रयास करेंगे बेहतर करने का। उसके बाद बारी आती है मत्स्य संपदा। ये जो मछली पालन है ये आया था 2020 के अंदर। इसमें ये आंकड़े बताए गए हैं कि हमने प्रोडक्शन क्या किया है, डबल कर दिया, प्लस सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। पिछले 2014 से लेके अब तक जो सी फूड एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, जो भी सी फूड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे जगह पे, वो क्या हुआ है, वो भी डबल बताया गया है इस योजना के तहत। और 55 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ये भी बताया गया है कि हम 55 लाख नए रोजगार इस स्कीम के जरिए बना देंगे, जनरेट कर देंगे आगे आने वाले समय में। उसके बाद ये फार्मर्स के लिए क्या है, ये यूथ के लिए क्या है। उसके बाद देखते हैं रेलवे में क्या कुछ करने का बोला है। रेलवे में अंडर पीएम गति स्कीम के अंडर रेलवे को 3 कॉरिडोर्स में उन्होंने डिवाइड करने की बात की गई है। 3 कॉरिडोर्स में 3 प्रोग्राम्स के थ्रू 3 कॉरिडोर में इनको इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें फर्स्ट है एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर, पहला कॉरिडोर। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड थर्ड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ठीक है, तो रेलवे में ये बताया गया है कि टोटल हमने जो 40,000 बोगीज थी उनको हमने वंदे भारत के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। किसको देखते, पैसेंजर्स की सेफ्टी और उनके सारे जितने भी चीजें हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने 40,000 बोगियों को इसमें वंदे भारत के अंदर कन्वर्ट कर दिया है अंडर पीएम गति शक्ति स्कीम के थ्रू। तो ये सारी जो स्कीम थी कि 4 उनको रखा है। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका भी नया नाम दे रखा है, वो भी उसमें भी 2013-14 से लेके अब तक क्या देखा है, डबल मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी। तो ये जो बजट के अंदर फैक्ट्स के बाद जो मैंने ये यूथ और अन्नदाता, महिलाएं और गरीबों के लिए जो चीजें बताई हैं, इन सब का अनुमान बताया गया है कि हम ये सब कुछ किया है हमने लास्ट में, और हम आगे और प्रयास इसमें करने वाले हैं। इस बजट के अंदर कोई नई स्कीम ऐड नहीं की गई है, वो इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये अभी इंटरिम बजट है। आगे जब और जून जुलाई के अंदर जो बजट फुल बजट आएगा उसके अंदर नई स्कीम्स का डिस्कशन होगा। ठीक है, इसमें इतना डिस्कशन नहीं कर रखा, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या पता आगे कौन सी सरकार आए, यही आया और आए, तो वो अपने अकॉर्डिंग स्कीम्स निकालती है। ठीक है, तो यही था आज के बजट में जो 1 फरवरी 2024 को आया है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें और फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो शुरू के फैक्ट्स हैं प्लस बजट क्या होता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।